क्षेत्र के भूविज्ञान के आधार पर यदि मृत्तिका न्यू हो तो किस प्रकार का बांध होगा? अर्दन डैम। इमारत को नींव के प्रावधान प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य है संरचना के भार को उपस्तर के बड़े क्षेत्र पर सही तरीके से वितरित करना। सॉइल स्टेबलाइजेशन। आधार की चौड़ाई को निर्धारित करने के लिए कुल भार को मिट्टी की सुरक्षित धरण क्षमता से विभाजित किया जाता है। आधार की चौड़ाई बराबर टोटल लोड अपान बियरिंग कैपेसिटी। सघन और शुष्क मोटा रेता के लिए सुरक्षित धारण क्षमता है 450 किलो न्यूटन पर वर्ग मीटर। चूना स्थिरीकरण का उपयोग आमतौर पर क्ले की स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। मृदा का यांत्रिकी स्थिरीकरण प्रॉपर ग्रेडिंग विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में मृदा के प्रदर्शन में सुधार या इसे बनाए रखने हेतु इसमें सम्मिश्रक मिलाए जाते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन मिट्टी स्थिरीकरण कहलाती है। रेतीली मृदा पर आधार के संदर्भ में डिफरेंशियल सेटलमेंट 40 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। संपीड़ित वायु टनलिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है ग्रेवल या दानेदार। बलुआ दलदल स्थिति की संभावना वहाँ होगी जहाँ जमीन से पानी का बहाव अपवर्ड ऊर्ध्वगामी होता है। काली मिट्टी की स्थिरीकरण रोड निर्माण हेतु चूना 5-10% मिलाकर किया जाता है। स्थिरीकरण संख्या का अधिकतम मान 0.261 होता है। रेतीली मिट्टी की संपीड्यता चिकनी मिट्टी की तुलना में बहुत कम होती है। सॉइल इन्वेंशन मृदा अन्वेषण संघनन परीक्षण कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए मृदा का अशुद्ध परीक्षण की आवश्यकता होती है। अन्वेषण की भूभौतिकी जियोफिजिकल विधि संभावित उपयोगी खनिजों तथा तेलों के संबंध में विकसित की जाती है। बहुत कड़ी मृत्तिका में मानक अंतर्वेशन प्रतिरोध 15 से 30 के बीच होता है। अशुद्ध प्रतिदर्श प्राप्त किए जाते हैं थिन वॉल्ड सैंपल पतली दीवार वाले प्रतिदर्श यंत्र द्वारा। IS 4453 के अनुसार मृदा अन्वेषण गड्ढे की तली पर कार्यकारी स्थान 1.2 मीटर × 1.2 मीटर होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी हाइड्रोमीटर टेस्ट ग्रेन साइज एनालिसिस प्रॉक्टर टेस्ट कॉम्पैक्शन वेन टेस्ट शियर स्ट्रेंथ। वेन शियर टेस्ट प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल क्ले सॉफ्ट सॉइल के लिए किया जाता है। वेन को 0.1 डिग्री पर सेकंड की दर से घुमाया जाता है। यह मृदा शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने की फील्ड टेस्ट है। लेबोरेटरी फलक अपरूपर परीक्षण लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी सॉइल के निर्धारण के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग मृदुलन गुणांक बराबर संतृप्त अवस्था में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बटे शुष्क अवस्था में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मृदा के वेन शियर परीक्षण में वेन की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी रखी जाती है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फेलियर थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। अक्षीय संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में नमूने का लंबाई एवं व्यास का अनुपात 2 होता है। नींव की विफलता साधारण कर्तन विफलता के कारण होती है और विफलता के समय मृदा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है। यह टरजागी का सिद्धांत है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में विफलता तल फेलियर प्लेन पहले से निर्धारित रहता है और यह हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। मिट्टी की नमी की मात्रा को उसके फील्ड क्षमता तक लाने के लिए जल की आवश्यक गहराई सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी कहलाती है। मिट्टी की ढलान की खुदाई जैसे अनलोडिंग संबंधी समस्याओं की तत्काल स्थिरता का आकलन करने के लिए प्रयुक्त ट्राईएक्सियल टेस्ट UU टेस्ट है। डायरेक्ट शियर टेस्ट के बजाय ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह है कि इस परीक्षण में जल निकासी की तीनों अवस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है।
अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। जब ड्रेनेज पर ट्राईएक्सियल टेस्ट किया जाता है तो उसे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट कहते हैं। ट्राईएक्सियल टेस्ट में दो मुख्य तनावों के बीच के अंतर को डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं। ट्राईएक्सियल टेस्ट में नमूने की लंबाई उसके व्यास से लगभग 2.5 गुनी रखी जाती है। ससंजन 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपरूपण प्रतिरोध कोण 45 डिग्री और प्रतिबल 50 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर वाले एक मृदा के नमूने का अपरूपण सामर्थ्य होगा। ससंजन 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपरूपण कोण 45 डिग्री, सामान्य प्रतिबल बराबर 50 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का नियम टाउ इक्वल टू C प्लस रो टेन थीटा, सबका मान रख देंगे। यदि मृदा ससंजनहीन हो तो C इक्वल टू 0 होता है। टाउ इक्वल टू मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, C मृदा का ससंजन, रो सामान्य प्रतिबल, फाई अपरूपण प्रतिरोध कोण। अपरूपण भंजन के बिना मृदा जो अधिकतम दाब वहन कर सकती है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कहलाती है। यदि किसी संतृप्त क्ले मृदा की परिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य 360 किलो पास्कल हो तो उस मृदा की अनुमानित कर्तन सामर्थ्य क्या होगी? अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ QU इक्वल टू 360 किलो पास्कल। अनुमानित कर्तन सामर्थ्य टाउ ज्ञात करना है। टाउ इक्वल टू QU अपान 2, 360/2 बराबर 180। ट्राईएक्सियल टेस्ट के नमूने की लंबाई उसके व्यास से 2.5 गुनी रखी जाती है। ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में मृदा परीक्षण परिदृश्य पर सबसे पहले परिरोधी कन्फाइनिंग दाब लगाया जाता है। ड्रेनेज स्थिति में ट्राईएक्सियल परीक्षण के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। ट्राईएक्सियल टेस्ट में मुख्य प्रतिबल है डेविएटर टेस्ट, सेल प्रेशर। ट्राईएक्सियल का वह प्रकार जिसमें पानी के बहाव को नहीं होने देते अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट कहलाता है। कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का उदाहरण है। मृदा जिस पर प्रभावी दाब कभी भी अधिक दाब से अधिक कार्य नहीं करती नॉर्मली कंसोलिडेटेड कहलाता है। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य को प्रभावित करने वाली फाई का मान निम्न पर निर्भर करता है। केवल खनिजीय अवयव, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, वाइड रेशियो ओनली, डी सभी तो सभी। मोहर के एनवेलप का रेखा चित्र बनाते समय अगर आंतरिक घर्षण का कोण स्थिर माना जाए तो संबंध को सीधी रेखा में माना जा सकता है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के दौरान मृदा में जलांश स्थिर रहता है। कौन सा तथ्य मृदा के कर्तन शीयर प्रतिरोध के लिए मान्य नहीं है? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, C ग्रेविटेशनल, D कोहेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करने के परीक्षण का प्रकार नहीं है? 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, वेन शीयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ट्राईएक्सियल टेस्ट। 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन ही सही रहेगा। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण की प्रगति के साथ साथ अपरूपण की क्षेत्र क्रमशः घटता है। ट्राईएक्सियल टेस्ट परीक्षण में शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निर्धारित होता है। ससंजनहीन मृदा का अपरूपण परीक्षण करते समय यदि प्रारंभिक रिक्तानुपात का मान क्रांतिक रिक्तानुपात के मान से कम हो तो परिदृश्य में पहले आयतन घटेगा और फिर आयतन में वृद्धि होगी। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल लागू टू सैचुरेटेड क्ले। मृदा की अटरबर्ग की जांच बिना अविक्षुब्ध नमूने अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के नहीं किया जा सकता है। यदि मिट्टी के द्रव्यमान को इसकी सीमा तक भारित किया जाता है तो तनाव घटकों की कुल संख्या 9 होगी।
किसी सख्त इमारत के मिट्टी में एक ढलान के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ड्रेन्ड त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है। शियर स्ट्रेंथ मृदा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। संसंजन, संरचनात्मक प्रतिरोध, घर्षण, सभी होगा। निम्न में से कौन सा चित्र एक सामान्य रूप से संघनित संतृप्त मिट्टी के नमूने के लिए विफल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें डी वाला होगा। मृदा का प्रभावी प्रतिबल इफेक्टिव स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? मृदा कण के भार तथा मृदा पर बाहरी भार दोनों। दाब के एक नियत मान का पर कर्तन के कारण मृदा का विस्तार डाइलेटेंसी विस्तारिता कहलाता है। मृदा यांत्रिकी में स्प्रिंग सिलेंडर एनालॉजी का प्रयोग किया जाता है। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड क्ले सॉइल सुगठ मृत्तिका में अपरूपण सामर्थ्य संयोजकता के कारण होती है। मृदा के अपरिरुद्ध दबाव अनकन्फाइंड कंप्रेशन परीक्षण में ये मान लिया जाता है कि नमी की हानि नहीं हुई है। यह सैचुरेटेड क्ले के लिए एप्लीकेबल है। नमी की मात्रा में वृद्धि होने पर संघनित मृत्तिका की सामर्थ्य आमतौर पर कम हो जाती है। गोल सूक्ष्म सघन बालू के आंतरिक घर्षण का कोण लगभग 32 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य होता है। मिट्टी की अपरूपण शक्ति निम्न पर निर्भर नहीं करती है: कणों के अंतर्ग्रहण के कारण अंत घर्षण पर, नियत सतह पर प्रत्येक कणों के बीच घर्षण पर, संसंजन पर, संपीडक क्षमता पर। संसंजनहीन मृदा का अपरूपण सामर्थ्य निर्भर करता है शुष्क घनत्व पर, भारण की दर पर, परिरोधी कन्फाइनिंग दाब पर। एक मृदा की सामर्थ्य समान तौर पर इनमें से किससे जानी जाती है? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस सही होगा। बाह्य बलों के द्वारा संतृप्त मृदा द्रव की अपरूपण सामर्थ्य का एकाएक क्षय होना, उसका एक द्रव के समान व्यवहार करना, क्विक कंडीशन, त्वरित अवस्था कहलाता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। अपरूपण प्रतिबल का विरोध करने के लिए मिट्टी की क्षमता को संसंजक और थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट में निम्नलिखित दोष पाया जाता है: अपवाह दशाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रंध्र जलदाब को मापा नहीं जा सकता, विफलता समतल पर अपरूपण प्रतिबल एक समान नहीं होता। डी सभी। तो इसमें सभी होगा। मृदा की अपरूपण विफलता कब होती है? जब तिर्यकता ऑब्लिक्विटी कोण अधिकतम हो। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण के लिए मोहन वृत्त खींचा जा सकता है परीक्षण की विफल अवस्था में। परम अपरूपण प्रतिबल अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का उपयोग निम्नलिखित में से मिट्टी के किस गुण की पहचान के लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ, बल। स्थानीय अपरूपण विफलता होती है लोकल शियर फेलियर, लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। नींव के नीचे जल तालिका में वृद्धि मुख्यतः इसकी नमी के द्वारा मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करती है। संसंजन और मृदा पर प्रभावी इकाई भार। कंसिस्टेंसी जब संसंजन मृदा पर प्रयोग की जाती है तो यह सूचक होती है इसकी शियर स्ट्रेंथ की। भूमि दाब तीव्रता अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी मापदंडों का सही घटता क्रम होगा। पैसिव एट्रस्ट एक्टिव। सक्रिय और निष्क्रिय मृदा दाब पर संसंजन का क्या प्रभाव पड़ता है? सक्रिय मृदा दाब घटता है और निष्क्रिय मृदा दाब बढ़ता है।
वह शुद्ध धारण तीव्रता जिस पर न तो मृदा कर्तन में विफल होती है न ही संरचना में अत्यधिक बैठा होता है, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। Soil that are deposited under lake water are known as lacustrine soil, सरोवरीय मृदा। Soil that are deposited in sea or oceans are known as marine soil. We can use under rimmed pile is black cotton soil. Is directly proportional, indirectly proportional 1 upon denseness of soil. बल्क यूनिट वेट गामा बी या गामा टी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। ड्राई यूनिट वेट गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन वी। डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट इज इक्वल टू डब्ल्यू सेट अपॉन वी। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स gamma s is equal to weight of solids upon the volume of solids is equal to ws upon vs. Gamma sub is equal to gamma set minus gamma w. Density index, relativity density, degree of density. id is equal to e max minus e upon e max minus e min. E max is equal to maximum wide ratio or wide ratio in loosest state. E min is equal to wide ratio for densest state. E is equal to wide ratio in natural condition. id is not used for cohesive soil as wide ratio can't be easily calculate. id 0 से 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम लूज, 65 से 85 डेंस, 85 से वेरी डेंस। पोर वाटर सॉइल कणों के बीच में फंसा वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर। वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन ओवन ड्राइंग मेथड मोटे कणों वाली मृदा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड सैंड बाथ मेथड, इनएक्यूरेट मेथड पिक्नोमीटर मेथड, वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फास्टेस्ट मेथड, Ca2 प्लस H2O एसिटिलीन C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। Cc इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 अपॉन D10। D10 इज इक्वल टू इफेक्टिव साइज, D60 इज इक्वल टू 60% पार्टिकल आर फाइनर देन साइज। रेडिएशन मेथड कोबाल्ट 60 इन C2 मेथड, एल्कोहल मेथड। चिकनी मिट्टी की सुगठता सूचकांक अधिक होता है। लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल में उपस्थित होने पर 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने पर सॉइल बहकर 13 mm खांचे को भर दे, उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट कहते हैं। वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल लिक्विड की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, उस मिनिमम वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट कहते हैं। चित्र देख लीजिए। लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, WS, WB, WL। फ्लो कर्व वाटर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लोज n इज इक्वल टू 25। लिक्विड लिमिट प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त चालनी का व्यास 425 माइक्रोन है।
जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट अधिक होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है, अर्थात लिक्विड लिमिट कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। फ्लो कर्व नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के बीच सेमी लॉग ग्राफ खींचने पर प्राप्त कर्व को फ्लो कर्व कहते हैं। लिक्विड लिमिट ज्ञात करने की प्रयोगशाला विधि कैसाग्रांडे अपैरेटस द्वारा तथा इसी अपैरेटस को कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं तथा कैसाग्रांडे अपैरेटस द्वारा तली पर काटे गए खांचे की चौड़ाई 12 mm होती है। प्लास्टिक लिमिट कुछ सॉइल लेते हैं, उसमें वाटर मिलाते हैं, 3 mm का धागा बनाते हैं जब तक वह धागा टूटने न लगे। अब कुछ सॉइल लेकर वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं, यही वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट होती है। IP = WL - WP। IP = प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL वाला लिक्विड लिमिट, WP = प्लास्टिक लिमिट। IP प्लास्टिसिटी, IP अगर 7 से कम है लो प्लास्टिक सॉइल, 7 और 17 के बीच में यदि IP है मीडियम प्लास्टिक सॉइल, यदि 17 से ज़्यादा IP है हाई प्लास्टिक सॉइल। क्ले मृदा सुघट्ट की तरह व्यवहार करती है। IP का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यदि किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से अधिक हो आए तो उसको IP को 0 रिपोर्ट करते हैं। बालू या बलुई मृदा के लिए सुघट्टता सूचकांक प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 होता है। सिल्ट की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 से 15% होती है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी IC। कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC = WL - W upon IP = WL - W upon WL - WP। WN = W नेचुरल वाटर कंटेंट। लिक्विडिटी इंडेक्स IL = WN - WP upon WL - WP। श्रिंकेज लिमिट वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिससे कम वाटर कंटेंट करने पर सॉइल के आयतन में कोई कमी नहीं होती है। किसी मृदा के समूह सूचकांक ग्रुप इंडेक्स का मान ऋणात्मक होने पर ग्रुप इंडेक्स का मान 0 हो जाता है। क्ले के लिए द्रव सीमा तथा सुघट्टता सीमा ध्यान में ली जाती है। यदि मृदा का प्लास्टिक इंडेक्स 45% है तो मृदा उच्च सुघट्ट होती है। ताप द्वारा हटाई गई मृदा नमी हाइड्रोस्कोपिक जल कहलाता है। हाइड्रोमीटर विश्लेषण में मेनिस्कस व परिक्षेचक सुधार क्रमशः पॉजिटिव व नेगेटिव होते हैं। श्रिंकेज रेशियो SR। श्रिंकेज रेशियो का यूज श्रिंकेज लिमिट तक ही करते हैं क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के बाद WC को कम करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मृदा नमूने का संकुचन अनुपात ज्ञात करने के लिए मरकरी का उपयोग किया जाता है। SR = γD upon γW। श्रिंकेज इंडेक्स IS = WP - WS। टफनेस इंडेक्स IT = IT = IP upon IF। IF = फ्लो इंडेक्स। ज़्यादातर सॉइल की टफनेस इंडेक्स 0 से 3 के बीच होती है। सेंसिटिविटी ST अनडिस्टर्ब्ड सॉइल को डिस्टर्ब या रिमोल्ड करने पर उसकी स्ट्रेंथ में होने वाली कमी को सेंसिटिविटी के द्वारा ज्ञात करते हैं। ST = QU अनडिस्टर्ब्ड अपॉन QU डिस्टर्ब्ड। सेल्बाइट ट्यूब का प्रयोग सामान्यतः अक्षुब्ध अनडिस्टर्ब्ड सॉइल प्रतिदर्श के कलेक्शन के लिए किया जाता है। ST 2 से 4 नॉर्मल सेंसिटिव, 4 से 8 सेंसिटिव, 16 से ज़्यादा अनस्टेबल या क्विक सेंसिटिव।
थिक्सोट्रॉपी स्थिर अवस्था में सॉइल की स्ट्रेंथ तथा रिमोल्ड करने के बाद सॉइल की स्ट्रेंथ पुनः धीरे धीरे वही अवस्था में स्ट्रेंथ प्राप्त करने के गुण को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ सॉइल की एक्टिविटी द्वारा उसके स्वेलिंग तथा श्रिंकेज की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी नंबर सॉइल 0.75 से कम यदि AC है तो इनएक्टिव सॉइल 0.75 से 1.25 के बीच में है मीडियम एक्टिव सॉइल, 1.25 से अगर ज़्यादा है तो एक्टिव सॉइल। एक्टिविटी रेशियो AC = प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान सॉइल में उपस्थित क्ले का परसेंटेज। श्रिंकेज रेशियो SR = V1 - V2 अपान VD अपान W1 - W2 × 100। एक कण आकार वितरण पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वक्र मृदा के प्रकार की जानकारी देता है। फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल मिट्टी का क्षेत्र घनत्व सैंड रिप्लेसमेंट मेथड द्वारा ज्ञात किया जाता है। द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इंडेक्स फॉर रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50% इज रिमोल्ड सैंपल के लिए कंपैरिजन इंडेक्स इज इक्वल टू 0.007 लिक्विड लिमिट -10। IC इज इक्वल टू 0.007 50 - 10 इज इक्वल टू 0.28। स्कैम्पटन के समीकरण के अनुसार कंपैरिजन इंडेक्स 0.009 WL-10 वह मृदा पिंड सुघट्ट अवस्था में होगी जब विफल होने के कगार पर होगी। फ्लो इंडेक्स दर्शाता है शियर स्ट्रेंथ वेरिएशन विद वाटर कंटेंट। कैसाग्रांडे के अनुसार जलांश तथा आघातों की संख्या के बीच निम्न संबंध। W = 20 - log 10 N जहाँ N = 25, 20 - log 10 25 = 18.6%। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सॉइल के कण को पार्टिकल के साइज के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। PhD के अंतर्गत 2 विश्लेषण आते हैं। चालनी विश्लेषण जब कण 75 माइक्रोन से बड़े हों तब इसे करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब कण 75 माइक्रोन से कम हों तब इसे एनालिसिस को करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 10%, 30%, 60%। PhD कर्व D10, D30, D60। अतः हम कह सकते हैं कि PhD को कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर द्वारा दर्शाया जाता है। इस कर्व से हमें सॉइल के प्रकार तथा ग्रेड की जानकारी मिलती है। D10 को इसे इफेक्टिव साइज कहते हैं। D60 फाइनर परसेंटेज 30% होता है और D60 फाइनर परसेंटेज 60% होता है। अनफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU = D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC = D30 का होल स्क्वायर अपान D60 × D10। समान ग्रेडेड मृदा के लिए CU का मान 1 होता है। CU का मान सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। CU समवर्गीय 1 से 5, कुवर्गीय सॉइल 5 से 15, सुवर्गीय मृदा 15 से अधिक। कुवर्गीय मृदा पुअरली ग्रेडेड सॉइल CC 1 से कम, सुवर्गीय वेल ग्रेडेड 1 से 3 के बीच। रेत एवं ग्रेवल CC का मान क्रमशः 4 व 6 से अधिक होता है। मृदा का वर्गीकरण 18 समूहों में किया जाता है। 0.2 से 0.002 mm तक सॉइल के कणों पर ही स्टोक का नियम लागू होता है। 1 माइक्रोन = 10⁻³ mm। वेल ग्रेडेड सॉइल इसमें प्रत्येक साइज के कण उपस्थित होते हैं। अनयूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल प्रत्येक
कण एक ही साइज के होते हैं। 0.002 mm से 0.075 mm सिल्ट, 0.075 mm से 4.75 mm सैंड, 0.075 mm से 0.425 mm फाइन सैंड, 0.425 mm से 2 mm मीडियम सैंड, 2 mm से 4.75 mm कोर्स सैंड, 4.75 mm से 80 mm ग्रेवल। सीसी द्वारा पीएचडी कर्व के शेप के बारे में जानकारी मिलती है। कंपोजिट सॉइल के लिए टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन किया जाता है। चित्र को सर्वप्रथम आराम से मोहब्बत से देखें। यू लाइन IP इक्वल टू 0.9 WL-8%। ए लाइन IP इक्वल टू 0.73 WL-20। ए लाइन द्वारा क्ले और सिल्ट को अलग करते हैं, इसे प्लास्टिसिटी चार्ट कहते हैं। इफ़ सॉइल इज़ अबव ए लाइन तो क्ले, इफ़ सॉइल इज़ बिलो ए लाइन सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। क्ले के बैठाव में कई वर्ष लग जाते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल 75 mm की सीव द्वारा चालने पर यदि सॉइल के 50% से अधिक पार्टिकल रिटेन्ड हो जाएं तो इसे कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल 75 माइक्रोन की सीव द्वारा चालने पर यदि सॉइल के 50% से अधिक पार्टिकल पास हो जाएं तो इस सॉइल को फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। क्ले C, सिल्ट M, ऑर्गेनिक सॉइल O, पुअर ग्रेडेड P, वेल ग्रेडेड सॉइल W, ग्रेवल G। Cl लो प्लास्टिक क्ले, इसमें हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है। Ci इंटरमीडिएट प्लास्टिक क्ले, Ch हाई प्लास्टिक क्ले, Ml लो कंप्रेसिबल सिल्ट, Mi इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, Mh हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, Ol लो ऑर्गेनिक सॉइल, Oi इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल, OH हाई ऑर्गेनिक सॉइल। सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने की दो विधि है, पीपेट मेथड, दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यदि टेम्परेचर 27 डिग्री से कम हो तो निगेटिव करेक्शन अप्लाई होता है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय कैसाग्रांडे। यह वर्गीकरण प्रणाली IS सॉइल क्लासिफिकेशन के समान है। यदि मृदा का एक समान गुणांक Cu 25 और वक्रता गुणांक Cc इकाई हो तो D30/D10 क्या होगा? 25 = D60/D10 = D60 = 25 D10। Cc = D30 का होल का स्क्वायर अपान D60 इंटू D10 D30 का होल स्क्वायर 25 D10 इंटू D10 = 1। D30/5 D10 = √1, D30/5 D10 = 1, D30/D10 = 5। परमेबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी जो सॉइल के इंटरकनेक्टेड वाइड मेश से पानी को पास होने देती है। सॉइल परमेबिलिटी cm/s, ग्रेवल 10⁻² से 1 cm/s पारगम में, सैंड 1 से 10⁻³ पारगम, सिल्ट 10⁻³ से 10⁻⁻6 आंशिक पारगम में अल्प प्रवेश, क्ले 10⁻⁻6 से कम पारगम में।
डार्सी लॉ अजम्पशंस। पहला, फ्लो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दूसरा, फ्लो लेमिनार होना चाहिए। तीसरा, फ्लो स्टेडी होना चाहिए। डार्सी के लॉ अत्यंत महीन मृदा के लिए मान्य नहीं, जैसे क्ले, कोलाइड या फाइन सैंड के लिए मान्य है। डार्सी लॉ सॉइल के अंदर वाटर के बहने की वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू KI, V इज इक्वल टू वेलोसिटी, K इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फ्लो नेट का समीकरण डार्सी लॉ पर आधारित है। ड्यूपिट्स थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द कोफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सॉइल में वाटर द्वारा 1 मीटर दूरी चलने पर हेड में हुए लॉस को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। I इज इक्वल टू G माइनस आई अपॉन 1 प्लस ई। I इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L। V इज इक्वल टू KI Q अपॉन A इज इक्वल टू KI इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू KIA। Q बराबर KH1 माइनस H2 अपॉन L इंटू A। Q इज इक्वल टू KIA, K इज इक्वल टू Q अपॉन AI, I इज इक्वल टू H अपॉन L, K इज इक्वल टू QL अपॉन HA। इकाई हाइड्रोलिक ढाल के तहत मिट्टी के कुल अनुप्रस्थ इकाट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले प्रवाह का औसत वेग कोफिशिएंट परमेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। Q इज इक्वल टू KIA। डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी। सैचुरेटेड सॉइल में फ्लो के दौरान किसी क्रॉस सेक्शन पर यदि यह मान लिया जाए कि पानी पूरे क्रॉस सेक्शन से प्राप्त होता है तो उससे संबंधित वेलोसिटी को डिस्चार्ज वेलोसिटी कहते हैं। परंतु वास्तव में वाटर पूरे क्रॉस सेक्शन से नहीं बल्कि सॉइल के रंध्रों से प्राप्त होता है, इसलिए यदि डिस्चार्ज को रंध्रों से प्राप्त हुआ मान लिया जाए तो उससे संबंधित वेलोसिटी को सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। डिस्चार्ज वेलोसिटी V इज इक्वल टू N इंटू VS, सीपेज वेलोसिटी न्यूमेरिकल, वेयर N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। KH K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपन Z1 Z2 Z3 यदि वाटर को उसके समांतर ही प्रवाहित किया जाए तब के लिए। यदि वाटर को सॉइल के परपेंडिकुलर प्रवाहित किया जाए तब KV मतलब वर्टिकल, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपान Z1 अपान K प्लस Z2 अपान K2 प्लस Z3 अपान K3। परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। कणों की साइज बढ़ने पर सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D10 का स्क्वायर। K इज इक्वल टू C D10 का स्क्वायर। एलन हैजन के अनुसार C इज इक्वल टू 0.4 से 1, K इज इक्वल टू 100 D10 का स्क्वायर न्यूमेरिकल। वाइड रेशियो का मान बढ़ने पर सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर की विस्कोसिटी कम होने के कारण परमेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि मृदा की रिक्तियों में वायु फंसी हुई है तो मृदा की पारगम्यता में कमी होगी। परमेबिलिटी यूनिट वेट के कारण भी प्रभावित होती है, अर्थात यूनिट बढ़ने से वाइड कम हो जाते हैं जिससे परमेबिलिटी कम हो जाती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बढ़ने पर सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ती है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी K नॉट C D का स्क्वायर E की पावर 3 अपान 1 प्लस E इंटू गामा W अपान N।
टेस्ट ऑफ परमेबिलिटी लैब मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड, वेरिएबल हेड मेथड या फॉल हेड मेथड, फील्ड मेथड, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। कांस्टेंट हेड मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी ज्ञात करते हैं। वेरिएबल हेड मेथड फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी ज्ञात करते हैं। कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पर मेथड की जगह पैरामीटर लिखा होता है। फॉर कन्फाइंड लेयर K इक्वल टू 2.303 Q log R2 अपान R1 अपॉन पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर। चित्र आराम से देखें। K इक्वल टू 2.3 AL अपान AT log 10 H1 अपान H2 फॉर कन्फाइंड लेयर K इक्वल टू 2.303 Q log R2 अपान R1 बटे 2 पाई B H2 माइनस H1। K इक्वल टू 2.303 Q log 10 R2 अपान R1 अपान 2 पाई B S1 माइनस H2। H2 इक्वल टू अंडर रूट H1 H3 गुणोत्तर श्रेणी। सीपेज सॉइल के रंध्रों में से वाटर के बहने को सीपेज कहते हैं। सीपेज प्रेशर जब सॉइल में वाटर का फ्लो होता है तो सॉइल पार्टिकल का सरफेस ड्रैग फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण कणों पर एक दबाव महसूस होता है। इस दबाव को सीपेज प्रेशर कहते हैं। सीपेज प्रेशर की दिशा हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में होती है। क्विकसैंड फेनोमेना सीपेज प्रेशर ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। फ्लो लाइन फ्लो की दिशा में पानी के कणों द्वारा बनी लाइन को फ्लो लाइन कहते हैं। पानी की फ्लो हमेशा फ्लो लाइन के अलोंग होती है। फ्लो लाइन को स्ट्रीम लाइन या लाइन भी कहते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन फ्लो की दिशा में परपेंडिकुलर समान टोटल हेड के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। इसे फाई लाइन भी कहते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन तथा फ्लो लाइन को मिलाने से फ्लो नेट का निर्माण होता है। इक्विवेलेंट लाइन फ्लो लाइन फ्लो नेट लैप्लास इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन है। फ्लो नेट डिटरमाइन ऑफ सीपेज प्रेशर, डिटरमाइन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फ्लो नेट में फ्लो लाइंस को इस तरह से बनाया खींचा जाता है कि सभी फ्लो चैनल में बहने वाला डिस्चार्ज समान हो। Q इक्वल टू KH NF अपान ND। K1 अपान K2 इक्वल टू tan θ1 अपान tan θ2। K1 अपान K2 इक्वल टू E1 का स्क्वायर बटे E2 का स्क्वायर। कोलाइड कणों में पानी की उच्चतम कोशिका वृद्धि होती है तथा फाइन ग्रेवल में ये न्यूनतम कोशिका वृद्धि होती है। जमीन की सतहों के ऊपर पानी की वृद्धि होती है तो रंध्र जलदाब में बराबर वृद्धि, लेकिन कुल तनाव में कोई बदलाव नहीं होता है। कंसोलिडेशन इनिशियल कंसोलिडेशन, इनिशियल कंप्रेशन। यदि मृदा इनिशियली पार्शियली सैचुरेटेड होती है तो उस पर आने वाले लोड के कारण सॉइल के वॉइड में कमी होती है। सॉइल के कंप्रेशन होने पर या एयर के निकलने के कारण, इसलिए इसे इनिशियल कंप्रेशन भी कहते हैं। सॉइल के आयतन या ऊंचाई में कमी होने लगती है। इस प्रोसेस को प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन के दौरान सॉइल को लेटरली कन्फाइंड माना गया है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन
एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का मान 0 हो जाता है तब भी सॉइल की सेटलमेंट रुकता नहीं, बल्कि यह पार्शियली रीएडजस्टमेंट के कारण एक इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिक्रीजिंग रेट से होता रहता है। इसी प्रोसेस को सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहते हैं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इफेक्टिव स्ट्रेस पर होता है, इसलिए इसे क्रीप कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अनड्रेन्ड कंडीशन सॉइल में तब उत्पन्न होती है जब एक्सटर्नल लोडिंग के कारण पोर वाटर रंध्रों से नहीं निकल पाता। ड्रेन्ड कंडीशन सॉइल में तब डेवलप होती है जब एक्सटर्नल लोडिंग के कारण पोर वाटर रंध्रों से आसानी से बाहर निकल जाता है। ओवर कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन, अंडर कंसोलिडेशन। सॉइल अपनी स्ट्रेस हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सपीरियंस बर्दाश्त कर चुका उस मैक्सिमम स्ट्रेस को प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस या प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं। इसे ρC से डिनोट करते हैं। अगर सॉइल पर प्रेजेंट टाइम में लगने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस का मान प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से कम होता है तो उस कंसोलिडेशन को ओवर कंसोलिडेशन तथा उस सॉइल को ओवर कंसोलिडेशन सॉइल कहते हैं। यदि सॉइल पर प्रेजेंट टाइम में लगने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस का मान प्री कंसोलिडेशन प्रेशर या स्ट्रेस के बराबर हो तो उस कंसोलिडेशन को नॉर्मल कंसोलिडेशन तथा उस सॉइल को नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कहते हैं। यदि सॉइल पर प्रेजेंट टाइम में लगने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस का मान प्री कंसोलिडेशन प्रेशर या स्ट्रेस से अधिक हो तो उस सॉइल कंसोलिडेशन को अंडर कंसोलिडेशन तथा उस सॉइल को अंडर कंसोलिडेशन सॉइल कहते हैं। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR इज इक्वल टू प्री कंसोलिडेटेड इफेक्टिव स्ट्रेस ρC अपॉन 8% इफेक्टिव स्ट्रेस ρ0। इफ ρC बड़ा हो ρ0 से तो OCR 1 से बड़ा होगा तो OC सॉइल। यदि ρC इज इक्वल टू ρ0 OCR इज इक्वल टू 1 तो NC सॉइल। ρC बड़ा हो ρ0 से तो OCR 1 से बड़ा होगा। OCR 1 से छोटा होगा तो UC सॉइल। स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी। टरजागी ने कंसोलिडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी मेथड का यूज़ किया। डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू डेल्टा E0 अपॉन E1 प्लस EH टोटल थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल। डेल्टा H इज इक्वल टू सेटलमेंट। इस पूरे चित्र को आराम से देखिए। AB ओवर कंसोलिडेशन, BC नॉर्मल कंसोलिडेशन, CA डैश एक्सपेंशन ड्यू टू अनलोडिंग, A-C is equal to over consolidation due to reloading, CD is equal to normal consolidation, rho not C pre-consolidation effective stress, coefficient of compressibility AV E naught minus EF upon EF minus rho naught is equal to minus delta E upon minus delta E upon delta rho not initial effective stress, rho F is equal to final effective stress। CC is equal to E naught minus EF upon log 10 E naught plus delta rho upon rho naught is equal to minus delta E upon log
रो एफ अपॉन रो नॉट। सी सी कंप्रेशन इंडेक्स, सी सी इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10% फॉर अनडिस्टर्ब क्ले ऑफ लो टू मीडियम सेंसिटिविटी। सी सी इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 70% फॉर रिमोल्डेड क्ले। समेकन परीक्षण के दौरान जब लागू दबाव 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक बढ़ता है तो शून्यता अनुपात 0.90 में 0.8 तक कम होता है। संपीड़न सूचकांक क्या है? संपीड़न सूचकांक इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपान log 10 P1 अपान P2। P1 इज इक्वल टू 40, P2 इज इक्वल टू 80, E1 इज इक्वल टू 0.9, E2 इज इक्वल टू 0.8, ई नॉट डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 0.1 सबका मान रख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज MV, एकांक इफेक्टिव स्ट्रेस में परिवर्तन करने से सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के सापेक्ष आयतन में होने वाले परिवर्तन को कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कहते हैं। MV इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा रो नॉट रो डैश इंटू डेल्टा E अपान 1 प्लस E नॉट इज इक्वल टू AV अपान 1 प्लस E नॉट। क्ले की थिकनेस यदि कम हो तो क्ले के सेंटर पर स्थित लेयर के सेटलमेंट को ही पूरा लेयर का सेटलमेंट मान लिया जाता है। एजम्पशंस ऑफ टेरज़ागी वन डायमेंशनल थ्योरी, इसे 1 डिग्री डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी कहते हैं। सॉइल होमोजीनियस तथा आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। सॉइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए। टेरज़ागी वन डायमेंशनल थ्योरी में डार्सीज लॉ इज नॉट वैलिड। टेरज़ागी के एक विमीय संघनन सिद्धांत के अनुसार E वर्सेस log 10P संबंध रैखिक होता है। CV इज इक्वल टू K अपॉन MV इज इक्वल टू रो W। CV इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। यूनिट ऑफ CV इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड या मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। CV अगर घटेगा तो K भी घटेगा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा, WL लिक्विड लिमिट बढ़ेगा। ड्रेनेज पाथ, कंसोलिडेशन के दौरान सॉइल की थिकनेस से वाटर को बाहर निकालने के लिए जितनी मैक्सिमम दूरी तय करनी पड़ती है उसे ड्रेनेज पाथ कहते हैं। U बराबर हो या 60% से कम हो तो TV इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 U100 का स्क्वायर। यदि 60% से U ज़्यादा हो तो TV इज इक्वल टू 1.78 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस U%। U डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन परसेंटेज, TV इज इक्वल टू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फंक्शन है। U प्रतिशत इज इक्वल टू H अपान डेल्टा H इंटू 100। H इज इक्वल टू किसी समय पर सेटलमेंट, डेल्टा H इज इक्वल टू अंतिम निष्पन्न। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सॉइल के टोटल सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में किसी दिए गए टाइम T पर सॉइल में हुए सेटलमेंट के परसेंटेज मान को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। TV इज इक्वल टू CVT अपॉन D स्क्वायर।